अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको पता लग जाए, और लाइक के बटन को भी अगर क्लिक कर देंगे तो कमाल ही हो जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसा आप लोग जानते ही हैं कि जी बस 10 दिन रह गए हैं इस साल के, और हम जैसे मैंने कहा था कि हमारी बहुत ख्वाहिश है, हमारी बहुत दुआ है कि आप सब लोगों का जो है ये आखिरी 10 दिन भी बहुत अच्छे गुजरे, और उसके साथ-साथ नया साल भी सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा कुछ अच्छा-अच्छा लेकर आए। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हमने इस साल में देखी, जो प्रॉब्लम्स हमने साल में फेस की, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ वाइज़ हो, या फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ भी, वो नेक्स्ट ईयर में हमें ना देखनी पड़े। और हम सब लोग, यानी कि आप सब लोग जो कि मेरी फैमिली की तरह हैं, और आप सब लोग जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उन सब के लिए मेरी दुआ है कि आप लोग सब बहुत 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 खुश रहें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि जी बलूचिस्तान की बात करेंगे तो बलूचिस्तान के स्पोक्स पर्सन जान अचकजई, जी हाँ, आजकल ये बलूचिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं, और आज इन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बलूचिस्तान के बारे में बात करते हुए जान अचकजई साहब का कहना ये था कि जी उन्होंने ये भी बात आपको मैं बताती चलूं कि ये भी कहा है, कई चीजें जो कि उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, उसमें से कुछ ये थी कि जी बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी जो है, उसके तकरीबन 70 के करीब लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, यानी कि बलूचिस्तान में जो सियासत चल रही है उसका हिस्सा उनको बना लिया गया है। इसके साथ साथ जी जान अचकजई साहब का कहना ये भी था कि जी जो बलूचिस्तान में जो भी गड़बड़-सड़बड़ मची हुई है, और अक्सर ही मची रहती है, उनका कहना ये है कि जी ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये हैं जी भारत की तरफ से। जी हाँ, जान अचकज़ई साहब जो हैं, उनकी ख़ैर बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, मैं कुछ आपको पढ़ के बता भी देती हूँ। सबसे पहले तो जी बीएलए के 70 के करीब कमांडोज़ जो हैं, या 70 के करीब लोग जो हैं, इनको कमांडोज़ ही वैसे बोला जाता है। ये वही हैं जो बलूचिस्तान में अटैक्स करते रहते हैं। ये जी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा भारत की पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का सबसे बड़ा टारगेट जो है, या हदफ जो है, बलूचिस्तान रहा है, ये कहना है जी जान अचकजई साहब का। ये खैर इनके ऊपर मैं कमेंट बाद में करूंगी, लेकिन मैं आपको पहले सिर्फ उनकी बता रही हूँ जो जो इन्होंने बात की है। कालदम बीएनए यानी कि इनका ये कहना है कि जो ये तंजीम जो थी, ये जो ग्रुप है, बीएलए सॉरी, उनकी तरफ से जब ये लोगों ने मेन पॉलिटिक्स में आ गए हैं, इनको पहले जो है वो बैन भी कर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। खैर, हमारे यहाँ कोई खास बात नहीं है, हम टीएलपी को भी किया था, टीटीपी को भी किया था, पता नहीं किस किस को करते हैं, और उसके बाद हम फिर दोबारा इन लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले आते हैं। जान अचकज़ई साहब, ये जिनकी बिल्कुल मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ। जी हाँ, एक तो ट्रम्प कहाँ से आ गए जी। हाँ जी, इनका कहना है ये हमारी सरज़मीन के बेटे को भारत के मकरू अज़ाइम का इल्म होने के बाद कौमी धारे में आने का रास्ता मिल गया। जान अचकज़ई। जी हाँ, जो लीडर है, जो यानी कि लीडर है इस ऑर्गेनाइज़ेशन का, उसको उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं जान अचकज़ई साहब, और उनका कहना ये है कि उनको भारत का पता लग गया। अब बलूचिस्तान में भारत के बारे में बार-बार कहा जाता है कि जी इंटरफेरेंस है, ये है, वो है, फलाँ है। खैर हो इसलिए नहीं सकता कि बॉर्डर नहीं लगता। अफ़गानिस्तान का सॉरी बलूचिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ कहीं से लगता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बलूचिस्तान के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को हमने देखा है कि उनका मिसिंग पर्सन्स वाला इश्यू भी रहता है, और इसके साथ-साथ अक्सर वहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। यानी जो बलूचिस्तान से कोई भी किस्म की चीज़ें जो निकलती हैं, जो कि वैसे तो उन लोगों का अपना हक होना चाहिए, उनका सामान है, उनका उन्हीं को देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, चाहे वो सुई गैस हो या किसी भी किस्म के मिनरल्स
दो, वो सब के सब निकाल कर पंजाब पहुंचा दिए जाते हैं। और इस बात से भी जी बलूचिस्तान के लोग काफी नाराज रहते हैं। मिसिंग पर्सन्स का इशू भी वहां पर रहता है। सबसे ज्यादा जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है वो बलूचिस्तान में ही पाया जाता है। पाकिस्तान में हर कुछ दिनों के बाद जो है कोई ना कोई किसी ना किसी के घर का जो मेंबर होता है उसको गायब कर दिया जाता है, और यकीनन ये पाकिस्तान के ही लोग ले जाते हैं, कोई बाहर से आके नहीं ले जाता। हमारी ही एजेंसी होती है। बल्कि मेरे एक शो में, मैं उस शो को ढूंढ रही हूँ, पुराना शो है, लेकिन एक जो गेस्ट आए थे उन्होंने यही कहा था कि हाँ जी ले जाते हैं तो क्या बड़ी बात है, चेक करने के बाद छोड़ देंगे। मतलब ये कि सालों साल वो लोग नहीं मिलते और या फिर उनकी लाशें मिलती हैं। मगर हमारे यहाँ हम हर चीज को, क्योंकि हमें आदत है भारत के ऊपर डालने की, तो हम इसको भी भारत के ऊपर ही डाल देते हैं और कहते हैं नहीं जी भारत बड़ी इंटरफेयर कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आपका भी तो काम है ना कि आप बलूचिस्तान के लोगों का ख्याल करें और जो उनके राइट्स हैं वो उनको दे दें, तो फिर ये सारा हंगामा ना हो। और जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि भारत के लोग जो हैं वो बलूचिस्तान को सपोर्ट भी करते हो, मदद भी करना चाहते हो, और वो बिल्कुल चाहते हो कि बलूचिस्तान को, जैसे बार बार कहा जाता है कि वो एक अलग कंट्री बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो भी यकीनन उनकी, कई लोग जो है टीवी चैनल्स पे भी बोलते हैं, कई लोग यूट्यूब पर भी कहते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि जैसे कई बार हमारे कई दोस्तों ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसकी रीजन यही है कि बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं लगता, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये और बात है कि ये इसी तरीके से शोर मचाते रहे और सालों शोर मचाते रहे, लेकिन जो अपनी तरफ ठीक करने की बात है कि इन लोगों को उनका राइट दिया जाए, इन लोगों का ख्याल किया जाए, वो नहीं किया जा रहा। बाकी हर तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। अब ये बार बार बलूचिस्तान में हमने देखा है कि सुई गैस की पाइपलाइन भी उड़ाई जाती है, वहां पर तरह तरह के अटैक्स भी होते हैं, और इसके अलावा मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो भी वहां पे बहुत ज्यादा है। लेकिन खैर हमारे लोगों को इन सारी बातों से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए कि ये वही बात करते हैं जो इन्हें करने को कहा गया होता है। जान अचकजई इन सब लोगों से अलहदा नहीं है। जान अचकजई साहब वही बात कर रहे हैं जो इनको बताई गई है, और ये बार बार इल्जाम लगा रहे हैं भारत के ऊपर। हालांकि अगर भारत ने ऐसा किया तो आपकी नंबर वन एजेंसीज क्या कर रही हैं? फिर जाइए और पकड़ लीजिए। गुलजार इमाम शुम्बे की बीएनए से अलहदगी के बाद सरफराज बेंगोजई, पता नहीं कैसा नाम है, के कमांडर बन गए थे। जान अचकजई का ये कहना है, यानी कि ये लोग जो है वो डिफरेंट जो इस तरह की ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिस्ट भी कहलाती हैं, और बहुत से लोग खैर फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं, हर एक की अपनी मर्जी है, लेकिन ये कि वो उसमें शामिल हो गए थे। और अब ये पूरा ग्रुप जो है तकरीबन 70 लोगों का, 70 के करीब लोगों को लेकर ये आकर मिल गए हैं जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। और अब इनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलेंगे। अब कितना चल सकेंगे, कितना चल पाएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको क्या फायदा देगी या किस तरीके से हैंडल करेगी, ये न्यूज तो खैर जैसे जैसे आएगी हम डेफिनेटली आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये काफी बड़ी खबर है जो पाकिस्तान में मुसलसल टीवी चैनल्स के ऊपर आ रही है, और बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौन सा तरीका है सॉल्व करने का, ये तो खैर मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को जो है वो गवर्नमेंट में शामिल कर लिया गया है 70 के करीब। अब कितने दिन रह पाएंगे, और वैसे कौन सी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट तो वैसे भी अभी जाने वाली है, आपको तो मालूम ही है इलेक्शंस आ रहे हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शंस जो है वो 8 फरवरी को नहीं हो पाएंगे। इलेक्शंस यकीनन 2-4 वीक्स आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन चले 2-4 वीक्स हम काकड़ साहब को और सह लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकेगा। मगर उसके बाद जो जिस गवर्नमेंट में शामिल हुए हैं उसके बाद क्या होगा, क्या उसके बाद इन्हें इलेक्शंस में खड़ा किया जाएगा, क्या इसके बाद इनको फिर दोबारा गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसमें शामिल किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स आना अभी बाकी है। बात हम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इनको अदालत ने, यानी कि अमेरिकन कोर्ट ने ये कह दिया है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। जी हाँ, और इनके ऊपर पाबंदी लगा दी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। वैसे मैं कहती हूँ ट्रंप साहब को चाहिए कि पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान में आके लाहौर हाई कोर्ट में अपना केस डाल दें। जो भी वहां से केस लड़ता है वो जीत ही जाता है। तो हो सकता है कि इनका भी कोई नंबर लग जाए। लेकिन फिलहाल तो खैर बड़ा बड़ा सख्त फैसला आया है, काफी हलचल होगी अमेरिका में, और हम कोशिश करेंगे कि आपके और हमारे दोनों के ही, सभी लोगों के फेवरेट साजिद तारड़ साहब जो कि अमेरिका ही में रहते हैं, हम जल्दी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस न्यूज की मजीद डिटेल्स भी मालूम करेंगे यकीनन। क्योंकि तारड़ साहब का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं जो है वो ट्रंप की पार्टी के साथ रहा है, और यकीनन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जो हैं या उनकी पार्टी को जो वो लोग फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो यकीनन
यकीनन इस खबर से परेशान हुए होंगे। लेकिन खैर इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और तारड़ साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही वो हमें टाइम देते हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा गरमा-गरम खबर लेकर हाज़िर होंगे। बात करेंगे फैसल जावेद की। फैसल जावेद जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं। इमरान खान साहब के ज़माने में, यानी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब फैसल जावेद साहब जो हैं ये सेनेटर भी रह चुके हैं। वैसे एक ज़माने में मेरे दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल नहीं है, क्योंकि मैंने जब खान साहब के ऊपर वीडियोज़ बनाई तो उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा भई आज से तुम्हारी मेरी कुट्टी, हम अब दोस्त नहीं हैं। तो खैर मैं ये बता देती थी, फैसल जावेद खान साहब का कहना ये है कि जी इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो डी चौक इस्लामाबाद में जो है वो अरेंज की जाएगी इंशाअल्लाह। वैसे इंशाअल्लाह भी जो है ना, हमारे यहाँ ये कहा जाता है अगर किसी बात के साथ इंशाअल्लाह लगा दो ना फिर वो काम नहीं होता। मैंने एक एम्बेसडर साहब से भी बात की थी, इजिप्ट के थे, पाकिस्तान उनकी उन दिनों पाकिस्तान में पोस्टिंग हुई हुई थी। तो वो अपने स्टाफ से कहते थे कि भाई ये काम करना है, यानी कि ऑफिस का जो एम्बेसी का काम होता है, तो वो कहते थे जी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो एम्बेसडर साहब कहने लगे भाई करोगे या नहीं करोगे ये बता दो, इंशाल्लाह रहने दो, इसलिए कि जब तुम लोग इंशाल्लाह कहते हो ना तो फिर तुम लोग कुछ नहीं करते। तो बिल्कुल फैसल जावेद साहब जो हैं जब से इमरान खान जेल गए हैं फैसल जावेद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फैसल जावेद मुल्क से बाहर उसी वक्त निकल गए थे और आज तक वापस नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, वहां से बैठ के वो ये जरूर कह रहे हैं कि जब इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो जीत जाएंगे तो खान साहब की जो ओथ सेरेमनी होगी वो जी डी चौक पे होगी और वहां जाके उन्होंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओथ उठाना है खान साहब ने। अब ये बात जो है ये सुन के यकीनन एस्टेब्लिशमेंट भी हैरान हो रही होगी कि है हमारी तो अभी कोई डील ही नहीं हुई है, तो ये फैसल जावेद क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी फैसल से कि फैसल जो बात करनी है बिल्कुल कीजिए, लेकिन पाकिस्तान वापस आ जाइए प्लीज। हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, हम लोग सब आपको, इसलिए कि आप तो बड़े खान साहब के क्लोज रहे हैं और उसके बाद खान साहब के जेल जाते ही सबसे पहले आप ही भाग लिए। ऐसा तो नहीं करते ना, ये तो मतलब इस तरह तो नहीं करना चाहिए। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको बताते चलें जी आर्मी चीफ के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनका कहना ये है कि गजा में, जी हाँ, बात हम कर रहे थे आर्मी चीफ की और आर्मी चीफ का कहना ये है कि जी गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है उन्होंने। खत्ते में पायदार अमन के लिए, यानी कि इस रीजन में अमन के लिए दो रियासती हल का नफाज जरूरी करार दे दिया। यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये कहना है कि जी फौरी तौर पे गजा में जंग बंदी हो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इसके अलावा जी दो रियासतें यानी दो कंट्रीज बना देनी चाहिए गजा में, और यानी कि उनके लिए एक इजराइल के लिए और एक फलस्तीन के लिए। यही इस मसले का हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और बार बार वरना इसी तरीके से लड़ाइयां और जंग होती रहेगी जो किसी के भी फायदे में नहीं है, सभी की जाने जा रही हैं। लेकिन खैर देखते हैं कि उनको कहाँ तक कोई सुनता है और उनकी बात को कहाँ तक जो है वो अहमियत दी जाती है। बहरहाल आर्मी चीफ का काम था कि वो अपना एक स्टेटमेंट दें और गजा के ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट अपना दे दिया है। बात करेंगे हम एक बार फिर ये जो आपको साहब नजर आ रहे हैं इनका किसी जमाने में ताल्लुक रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। जी हाँ, और पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तफ़ा नवाज खोकर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया है, यानी कि आसिफ अली जरदारी की पार्टी को छोड़ दिया है। और काफी नाराज है वो पीपल्स पार्टी से। उनका कहना है जो पॉलिटिकल पार्टी 16 मंथ की हुकूमत में रही है अब वो दोबारा से मैदान में उतरी हुई है। उन्होंने 16 मंथ में कौन सा तीर मार लिया जो अब हुकूमत में आके मारेगी। अब ये बात तो खैर वही लोग बता सकते हैं जो गवर्नमेंट में थे या गवर्नमेंट में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब नाराज हैं, लेकिन इनके साथ साथ पीएमएल-एन के भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी पीएमएल-एन से काफी नाराज हैं और उनका कहना ये है कि उन्होंने पार्टी टिकट के लिए ना तो अप्लाई किया है और ना ही वो अप्लाई करेंगे। इसके जवाब में बजाय इसके कि उनकी पार्टी उनको मनाती या उनसे पूछती कि आखिर मसला क्या है, क्या इशू है, उसके बजाय कहा जा रहा है हाँ ठीक है आपको हम वैसे भी टिकट नहीं देने वाले थे। खैर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो आप सब जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और इसी तरीके से जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हैं वो भी बड़े प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत एक लंबे अरसे चले और अब अचानक से इनके रास्ते हो गए हैं जुदा। लेकिन रास्ते तो जुदा हो गए, लेकिन अब मैं यही सोच रही हूँ कि अभी आगे करेंगे क्या, इसलिए कि किस पार्टी के साथ लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे सामने आएंगे। लेकिन जो भी है बहरहाल एक तजुर्बेकार पॉलिटिशियन है और इनको यकीनन सियासत में रहना चाहिए।
बात हम करेंगे एक बार फिर इमरान खान के दो अनमोल रतन, यानी दो फेवरेट्स, एक मुराद सईद और दूसरे हम्माद अजहर। जी हाँ, मुराद सईद और हम्माद अजहर दोनों के सीएनआईसी जो है वो कैंसिल करा दिए गए हैं, और यानी कि आइडेंटिटी कार्ड जो पाकिस्तान इशू करता है अपने किसी भी सिटीजन को, जी हाँ, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। और इस तरह से ये लोग जो है अब अपना आईडी कार्ड दिखा के अगर कहीं ट्रैवल करना चाहें या कोई और काम के लिए, तो वो अपना कार्ड नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि दोनों के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। पता नहीं किस किस्म का यहाँ पर एक अजीब सा झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ काम किया जा रहा है, और कंट्री के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तान की इस वक्त वो हालत है कि जी इकोनॉमी जो है वो बैठी हुई नहीं है, इकोनॉमी लेट गई है। और इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसीज जो है वो भी, फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है कि कोई दूसरी कंट्री पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग ओआईसी कंट्रीज। और वैसे भी ओआईसी कंट्रीज, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। जी हाँ, जो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये कभी किसी की ना मदद करती हैं, ना कभी किसी के लिए आगे बढ़ती हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्यों बना के रखा है। इसके बजाय अगर हम काफिर कंट्रीज को देखें, यानी कि हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें, तो किसी यूरोपियन कंट्री को अगर जरूरत हो, पैसा ना हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल भाग भाग के मदद करने के लिए आती हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वो या हबीबी हैया हैया, क्या मांग रहे हो भैया, करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी सब जो है वो सब यही कहते रहते हैं, नहीं जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, चाहे वो हमें मुंह ना लगाते हो। मगर है अब क्या किया जा सकता है। हमारे यहाँ तो आपको मालूम ही है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, इन बातों का हम असर भी नहीं लेते। मगर ये जरूर है कि भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। भारत के साथ बार बार जो है ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ट्रेड ओपन करना चाहता है, पाकिस्तान बात करना चाहता है, और ये जो अननोन गनमैन वाला सिलसिला चल रहा है वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं भारत को दिखाने के लिए, भारत को खुश करने के लिए। क्योंकि चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, सभी ने ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म पे कंप्लीटली का जो है वो होल्ड नहीं करता, कंप्लीटली उसको कंट्रोल नहीं करता, तब तक पाकिस्तान से किसी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि अभी पाकिस्तान थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है। दो चार को उड़ा भी दिया है, बल्कि दो चार क्या, एक दर्जन को उड़ा दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि कब दोनों जगह पर, भारत में भी इलेक्शंस होने के बाद नई गवर्नमेंट आ जाए, और पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो जाए और नई गवर्नमेंट आ जाए, और उसमें यकीनन अगर नवाज शरीफ साहब हुए, और दूसरी तरफ तो अक्सर लोग बता ही रहे हैं कि मोदी जी के आने के ही फुल चांसेस हैं। ये और बात है कि हमारे यहाँ पहले से पता होता है कि कौन आ रहा है, और इंडिया जो है वो इतनी तरक्की अभी नहीं कर सका कि उन्हें इलेक्शन से पहले ये पता हो कि आखिर उनकी कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी और कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा। जबकि पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू से ही रहा है कि हम हमेशा से इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर गए इस चीज में कि हमें इलेक्शन के बगैर भी पता होता है कौन आ रहा है, और ये भी पता होता है कौन जा रहा है, और कौन वाकई में जा रहा है और कब जा रहा है। ये बात भी पाकिस्तान के सिटीजन्स को पहले से ही पता होती है। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए, मैं इंडियंस को कह रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा तरक्की कीजिए, आप लोग भी थोड़ी सी प्रोग्रेस कीजिए। आपको भी पहले से पता होना चाहिए कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन बहरहाल, अगर उधर पीएम मोदी आ गए, जो कि आई होप के आ ही जाएंगे, और दूसरी तरफ आ गए अगर आपके नवाज शरीफ साहब, तो हो सकता है कि एक बार फिर बातचीत हो, गिले शिकवे हों, और फिर उसके बाद जो हमारी दुआएं कि दोनों जगह के लोग आराम से रहें और दोबारा किसी किस्म का क्लैश, कोई हम प्रॉब्लम या कोई बुरी खबर ना सुने, तो ही अच्छा होगा। और ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, बल्कि ये चीज पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान को भी इसके ऊपर यकीनन बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मगर खैर देखते हैं कि लोग क्या काम करते हैं और कब करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।